आपने बहुत बार सुना होगा कि भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, मोदी जी ने उसे 5वें नंबर पर लाया है। तो इसमें मोदी जी की कोई करिश्मा है या जीडीपी ग्रोथ पहले से ही उसी दर से हो रहा था? अगर इसकी तुलना करें तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल का एवरेज जीडीपी ग्रोथ नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से ज्यादा है। बल्कि मोदी जी ने जो नोटबंदी जैसे गलत फैसले लिए उसकी वजह से ग्रोथ रेट रुका, नहीं तो आज 5वें नंबर की नहीं, हम विश्व में चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था होते। ये तो हुई जीडीपी की बात। अब समझते हैं कि इन दोनों प्रधानमंत्रियों ने अलग अलग सेक्टर में खर्च कितना किया है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, इन सब चीजों पर। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड, ब्रिज, वाटर सप्लाई, सीवेज, इलेक्ट्रिसिटी, एयरपोर्ट, ये सब सारी चीजें। अगर इसकी तुलना करें तो मनमोहन सिंह का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट मोदी जी के इंफ्रास्ट्रक्चर बजट से ज्यादा है। लेकिन एक बात जरूर है कि मोदी जी के काल में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा आया है। ज्यादा का कहें 1.5 गुना ज्यादा आया है पर साल के हिसाब से। एफडीआई काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए। अर्थव्यवस्था को जान मिलता है, जॉब्स क्रिएट होते हैं, नई नई तरह की तकनीकें देश में आती हैं, देश का एक्सपोर्ट बढ़ता है, टैक्स कलेक्शन सरकार का बढ़ता है। ये तमाम सारे फायदे एफडीआई से होते हैं। तो एफडीआई नरेंद्र मोदी जी के काल में मनमोहन जी के काल के अपेक्षा ज्यादा आया है। अब अगर पब्लिक वेलफेयर की बात करें, पब्लिक वेलफेयर का मतलब कि जो समाज कल्याण के लिए स्कीमें चल रही हैं, जैसे आयुष्मान भारत हो गया, पीएम किसान योजना हो गया जिसके तहत किसानों के खाते में पैसे जाते हैं, ये सब सारी चीजें। तो वेलफेयर पर भी मनमोहन सिंह ने ज्यादा बजट खर्च किया है मोदी जी की अपेक्षा। अब अगर हेल्थ बजट की तुलना करें तो मोदी जी का हेल्थ बजट मनमोहन सिंह से ज्यादा रहा है। मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना चलाया जिसका बहुत फायदा हुआ। यह वाकई में अच्छी स्कीम है, लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि आयुष्मान भारत के अंतर्गत जब मरीज एडमिट होता है तभी उसका लाभ ले सकता है, और 90-95% केसेज में एडमिट होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक आकादी केस ही होते हैं जिसमें एडमिट होता है मरीज, और सरकारी अस्पतालों में जो दवाइयां मिलती हैं वो प्रॉपर मेंटेन हो नहीं रही हैं। प्राइवेट दवाइयों के दाम आसमान छूते जा रहे हैं और डॉक्टर प्राइवेट दवाइयां ही लिखते हैं। इतनी बड़ी संस्था बीएचयू में ये काम धड़ल्ले से चलता है। तो आयुष्मान भारत की जो योजना है इसमें सुधार करने की जरूरत है, ताकि उसका दायरा और बड़ा हो और गरीबों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। अगर ऐसा होता है तो यह स्कीम वाकई में बहुत बेहतर स्कीम होगी। खैर, अब एजुकेशन बजट की बात करते हैं। अगर एजुकेशन बजट की बात करें तो भी मनमोहन सिंह के दौर का एजुकेशन बजट मोदी जी के एजुकेशन बजट से ज्यादा है। मनमोहन सिंह एजुकेशन बजट को धीरे धीरे बढ़ाकर 2014 तक 4% पर लेकर गए थे, और मोदी जी 2024 तक आते आते उसको 3% पर लेकर गए हैं। जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने एजुकेशन पर जीडीपी का 6% खर्च करने के लिए रिकमेंड किया था। कहने को तो हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन एजुकेशन पर खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं है। देश भर में स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 25-30 हजार स्कूल बंद हुए, और बोला किया गया कि एनरोलमेंट कम हो रहा है। अरे भाई, जब प्रॉपर शिक्षकों की संख्या मेंटेन रहेगी, पढ़ाई की क्वालिटी मेंटेन रहेगी, तो एनरोलमेंट क्यों नहीं होगा? 1-2 टीचर रहते हैं स्कूलों में और उसको भी कागजी कार्रवाई में लगा रखा है। पढ़ाई क्या होगा, घंटा? इसीलिए जिनकी औकात है वे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, और जिनकी औकात नहीं है बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। तो इस पे ध्यान देना होगा सरकार को, क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं बेहतर होगा देश का, तब तक विकसित भारत का सपना हम देख ही नहीं सकते हैं। खैर, ये हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, पब्लिक वेलफेयर, हेल्थ, इन सब सारी चीज की तुलना। अगर इसके निष्कर्ष पर पहुंचे तो हेल्थ को छोड़कर बाकी सब में मोदी जी मनमोहन जी से पीछे हैं। अब इस पे एक बात विचार करने वाली ये है कि जब सभी सेक्टरों में लगभग मनमोहन जी के बराबर ही बजट रहा है मोदी जी का, तो फिर देश का लोन जो है, देश का कर्ज इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? 2014 में देश का कर्ज लगभग 50 लाख करोड़ था। आज 2024 तक देश का कर्ज बढ़कर 176 लाख करोड़ हो गया है। अब सवाल यह है कि जब खर्चा मनमोहन काल जितना ही है, तो फिर ये ससुरा लोनवा हुआ क्या? 50 लाख करोड़ से सीधा 176 लाख करोड़। बीजेपी ने जो हर राज्यों में इतना आलीशान कार्यालय बनाया है उसमें खर्च हुआ, कि मोदी जी जो इतना प्रचार प्रसार पर खर्च करते हैं उसमें गया? पता है, आरटीआई से खुलासा हुआ था कि केवल 2015-16 में प्रचार प्रसार पर 11 अरब रुपए खर्च हुए थे। उसके अलावा अलग अलग सालों में हजारों करोड़ रुपए खर्च होते रहे।
तो इसमें पैसा खर्च हुआ है। या ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होते हैं, राज्यों में विधायकों की खरीद फरोख्त होती है सरकारें बदलने के लिए, कर्नाटका में हुआ, गोवा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। और ऐसा नहीं कि 1-2 रुपए में विधायक खरीदे जाते हैं, 25-25, 30-30 करोड़ में एक विधायक खरीदा जाता है। तो इसमें पैसा खर्च हुआ। या ये जो मोदी जी का इतना लंबा चौड़ा शौक है, उसमें पैसा खर्च हुआ। रोज का उनका 1.5-2 करोड़ का खर्च है। सिक्योरिटी पर बहुत सारा पैसा खर्च होता है। 8,500 करोड़ की विमान पर चढ़ते हैं मोदी जी, और दूसरे देशों के प्रतिनिधियों को गिफ्ट महंगे महंगे देते हैं। जो बाइडेन की पत्नी को $20,000 का हीरा दिया था मोदी जी ने, $20,000 यानी लगभग 18 लाख हो गए। इससे पहले ट्रंप की पत्नी को लाखों का गिफ्ट दे चुके हैं। हालांकि ये औपचारिकता होती है, लेकिन एक गरीब देश के प्रधानमंत्री को इतना महंगा गिफ्ट देना चाहिए, ये सोचने वाली बात है। अब चूंकि आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो गिफ्ट ऐसा देना चाहिए जो देश को रिप्रेजेंट करे, सांस्कृतिक हो, यहाँ के घरेलू प्रोडक्ट से संबंधित हो, ताकि उसकी विश्व में मांग बढ़े। मनमोहन सिंह ने ओबामा से 2009 में भेंट किया था, जिसमें उन्होंने पंचतंत्र की कहानियां भेंट की थी। पंचतंत्र की कहानियां देश की संस्कृति से संबंधित है। और उन्होंने पश्मीना शॉल भेंट किया था। पश्मीना शॉल कश्मीर में बनता है। अब ये घरेलू प्रोडक्ट है। अब इतने बड़े देश के राष्ट्रपति को गिफ्ट देंगे, उसका चर्चा होगा, तो उसकी वैश्विक स्तर पर मांग भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार का गिफ्ट देना चाहिए जो किसी न किसी प्रकार देश को रिप्रेजेंट करे। लेकिन नहीं, मोदी जी लाखों का हीरा गिफ्ट देते हैं, जैसे भारत के हर गली नुक्कड़ पर हीरा की खेती हो रही हो। खैर, जो भी हो, देश का लोन 50 लाख करोड़ से 176 लाख करोड़ हो गया है।